अभय और शिप्रा रमा से मिलने के बाद रियासत से निकल चुके थे। उसके पहले तेजस ने शंकर के साथ उसके प्लान को पूरी तरह डिस्कस कर लिया था। साथ ही शनाया और तेजस ने भी बात करने के बाद ये तय कर लिया था कि आगे क्या करना है। साथ ही रमा ने पंडित जी से कहलवा कर अभय और शिप्रा के हाथ में पूजा का धागा बंधवाया था। वो हमेशा से ये मानती रही थी कि अगर ये रक्षा का धागा अगर किसी के हाथ में बंधा हुआ होगा तो कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। रमा का आशीर्वाद लेकर अभय और शिप्रा उनकी कार में बैठे और जब वो वहां से निकले तो अभय ने ड्राइवर से कहा, ये तुम किस तरफ जा रहे हो? एयरपोर्ट तो दूसरी तरफ है। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। अभय ने पीछे से उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस ड्राइवर ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, मुझे तुमको जहाँ पहुँचाना है, जब तक मैं वो नहीं कर लेता मेरे परिवार की जान को खतरा है। इसलिए मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ कोऑपरेट करो और मैं जो कह रहा हूँ वो करो। अभय ने जैसे ही ये सुना तो उसने उस ड्राइवर का गला छोड़ा और बोला, क्या बात है, मुझे क्लियर बताओ। मैंने तुमको पहले रियासत की गाड़ी को ड्राइव करते नहीं देखा। अभय ने ऐसा कहते हुए उस ड्राइवर से गुस्से में कहा, तुम मुझे बातों में उलझाने की कोशिश मत करो, मुझे मेरा काम करने दो। इतना कहने के बाद ड्राइवर ने अपनी कैब एडजस्ट की तो अभय ने उसको कहा, देखो मेरी बात सुनो, तुमको इस काम के लिए जितने भी पैसे मिले होंगे मैं तुमको उस काम के कम से कम 100 गुना ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। अभी इस समय मेरे पास ये डायमंड की पहनी हुई घड़ी है और साथ ही मेरे बैग में 10 लाख रुपए कैश में है। वो मैं तुमको अभी के अभी सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे जिस जगह कह रहा हूँ उस जगह लेकर चलो। ड्राइवर ने घूर कर अभय को देखा और बोला, पहले बताओ पैसे कहाँ पर हैं? तुम मुझे इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकते। अभय ने अपने हैंडबैग खोलकर ड्राइवर को दिखाए, उसमें वाकई काफी सारे रुपए थे। शिप्रा ने भी जब ये देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभय इतना सारा कैश अपने साथ लेकर चल रहा है। उसकी नजर को देखकर अभय ने कहा, मेरे पास इतनी रकम आमतौर पर होती ही है, अब कैसे जरूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। इतना कहने के बाद उसने ड्राइवर से कहा, तुम ये पैसे रखो और ये घड़ी भी रखो। इस घड़ी को बेच दिया तो तुम्हारी बाकी की पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाते हुए अभय से घड़ी और पैसों से भरी हुई बैग ली और बोला, तुमको मेरी एक और मदद करनी होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की है इसलिए यहाँ पर मेरी जान को खतरा होगा। मुझे यहाँ से बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी तुमको ही उठानी होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो इन पैसों का या इस घड़ी का मैं क्या करूँगा? अभय ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। तुम यहाँ से बाहर निकलते समय सिर्फ पुलिस स्टेशन जाना और मैं एक नंबर दे रहा हूँ, तुम उस पर फोन करके कहना अभय ने मैसेज दिया है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तुमसे कोई भी कुछ भी नहीं पूछेगा, तुरंत ही तुम्हारे यहाँ से बाहर निकलने की व्यवस्था कर दी जाएगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ड्राइवर ने उस नंबर को देखा और फिर अभय को देखा, फिर वो बोला, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा, तुम मुझे पास के पुलिस स्टेशन पर ड्रॉप करो, फिर जहाँ चाहे चले जाना। शिप्रा ने बीच में आते हुए कहा, ये कैसी बात कर रहा है? इसको अभी हमने इतना पैसा दिया फिर भी ये कह रहा है मुझे यहाँ छोड़ो वहाँ छोड़ो, यहाँ हमारी जान पर बनी हुई है। अभय ने उसको शांत करते हुए कहा, शिप्री तुम रिलैक्स रहो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन शिप्रा काफी पैनिक कर रही थी, वो काफी रेस्टलेस हो रही थी। अभय ने उसको गाड़ी में बैठने को कहा और फिर ड्राइवर से बात करते हुए उसको पुलिस स्टेशन के पास ड्रॉप किया और बोला, तुमने मेरी मदद की है, ये बात बाहर आने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर किसी ने तुमको देख लिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ड्राइवर ने फिर से अपनी कैब को अपने मुंह पर खींचा और आगे बढ़ गया। अभय गाड़ी में आया और उसने अपनी गाड़ी को एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया। शिप्रा अब भी काफी परेशान थी। उसने अभय की बाजू को पकड़ते हुए कहा, अभय ये क्या हो रहा है? तुम रियासत में फोन करके सबको बता दो कि हमको इस तरह से किडनैप करने की कोशिश की गई है, ये सही नहीं है। अगर आज तुम्हारे पास पैसे नहीं होते तो उसने हमारे साथ पता नहीं क्या किया होता। अभय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसको रिलैक्स किया और बोला, मैं ऐसे कैसे तुमको कुछ भी होने दे सकता हूँ? माँ ने हमारे हाथों में ये रक्षा का धागा बांधा है, ये हमारी रक्षा करेगा ना? शिप्रा ने सिर्फ कहा
वो अभय की बात से इतना कन्विंस नहीं थी। उसको लग रहा था कि अब हर कदम पर खतरा हो सकता है। अभय की कार लंबे सुनसान रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ वीरू ने तेजस को बताया, छोटे सरकार, अभी तक अभय को अपने अड्डे पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन उनकी गाड़ी अब तक वहां पर आई नहीं है। इसका मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। तेजस ने गुर्राते हुए कहा, अभय और शिप्रा की कार के जीपीएस को ट्रैक करो, हमको पता चल जाएगा कि इस समय वो दोनों कहां पर हैं। तुमने जब मुझसे कहा था कि किसी और ड्राइवर की मदद लेते हैं, मुझे तभी शक हो गया था कि ये काम बिगड़ने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने एक बैकअप प्लान रेडी ही रखा हुआ था। वीरू ने तुरंत ही उसके लोगों को अभय की गाड़ी को लोकेट करने को कहा और कुछ देर के बाद उसने तेजस को कहा, अभय की गाड़ी को वो खुद ही ड्राइव कर रहा है। हमने जिस ड्राइवर को इस काम के लिए बुलाया था वो तो पता नहीं कहाँ चला गया है। तेजस ने अपना हाथ उसके सामने रखे हुए टेबल पर मारा और कहा, ये अभय की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है। जब भी हम कुछ प्लान करते हैं ये उससे एक कदम आगे ही रहता है, लेकिन अब और नहीं, इस बार मेरी सोच उसके आगे है। इतना कहते हुए तेजस ने एयरपोर्ट पर एक फोन किया और कहा, प्लान बी अब ऑन है। कुछ ही देर में अभय शिप्रा को लेकर वहां आ रहा है। तुम लोग एक्शन के लिए रेडी रहना। क्योंकि वीरू को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसलिए उसने नासमझी में पूछा, अब आगे हम क्या करने वाले हैं? ये सुनकर तेजस ने आग उगलते हुए कहा, तुमको काम दिया था वो तो तुमसे हुआ नहीं था। अब तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा होगा। मुझे तो लगता है तुम ही मेरी जीवन की पनौती हो। जब भी कुछ प्लान करता हूँ सब चौपट हो जाता है, इसलिए अब तुम थोड़ा दूर ही रहो। वीरू ने मुंह बनाया और तेजस से कहा हुआ बाकी का काम खत्म करने लगा। तेजस अपने फोन पर लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। उसने शंकर से कहा, तुम सही कह रहे थे, वो दोनों एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। तुम अपने लोगों को तैयार रहने के लिए कहो। रियासत में रमा अभय और शिप्रा के वहां से निकल जाने के बाद अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो सही तौर पर शांत दिख रही थी, लेकिन उनका मन काफी बेचैन था। वो मन ही मन बोल रही थी, जब तक अभय और शिप्रा का दिल्ली पहुंच जाने का मैसेज नहीं आ जाता तब तक हमको चैन नहीं आएगा। माँ का जीवन भी कुछ इसी तरह उलझा हुआ होता है। हम कितने भी कोशिश कर लें, लेकिन जब तक अभय की सलामती की खबर हम तक नहीं आ जाती हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी वहाँ पर रमा की सेविका आई और बोली, मैडम आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप दूध तो भी ले लीजिए। रमा ने जोर देते हुए कहा, नहीं, अभी तुम हमसे कुछ भी मत कहो। जब तक हमको अभय और शिप्रा ठीक है इसकी खबर नहीं मिल जाती तब तक एक निवाला तो दूर की बात है, पानी की एक बूंद भी हमारे गले से नीचे नहीं उतरेगी। उसी समय ऑफिस में सिन्हा साहब और रवि बात कर रहे थे। अभय अभी तक एयरपोर्ट तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई है। एडवोकेट सिन्हा ने कहा, हाँ, रमा मैडम ने भी सुबह से कुछ खाया या पिया नहीं है। रवि ने उनको सजेस्ट करते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अभय तो वैसे भी दिल्ली पहुंच जाएंगे ही, लेकिन रमा मैडम ने अगर कुछ खाया नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है अभी हम मैडम को बता देते हैं कि वो लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। एडवोकेट सिन्हा ने उनकी बात पर गौर करते हुए कहा, हाँ, बात सही कह रहे हैं आप। मैं उनकी सेविका को बता देता हूँ कि वो उनको ये कह दे कि अभय दिल्ली पहुंच गया है। कुछ ही देर में रमा को सेविका ने बताया कि अभय और शिप्रा दिल्ली पहुंच गए हैं। तो उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन फिर सेविका से कहा, मुझे सिन्हा साहब ने आपको ये कहने के लिए कहा है, वो भला झूठ क्यों कहेंगे? रमा ने भी कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो। ऐसा कहते हुए उसने वहाँ रखा हुआ पानी का ग्लास उठाकर पानी पिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। वहीं दूसरी तरफ अभय और शिप्रा एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले थे। तभी शिप्रा ने अभय से कहा, अभय, आज ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है? इतना सन्नाटा तो नहीं था जब हम पहले यहाँ आए थे। अभय ने भी चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहा, हाँ, तुम बात तो सही कह रही हो। मैं रवि अंकल से बात कर लेता हूँ, फिर देखते हैं, प्राइवेट जेट सामने ही है, कुछ ही समय में हम दिल्ली में होंगे। इतना कहते हुए अभय अपनी कार से नीचे उतरा और उसने फोन निकालकर मैनेजर रवि को कांटेक्ट किया और कहा, रवि अंकल, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं, लेकिन आज यहां पर कोई भी नहीं दिख रहा है, क्या बात है?
क्योंकि रवि को तेजस के किसी भी प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, नहीं अभय सब ठीक है, तुम वहाँ पर बने हुए ऑफिस में जाकर चेक करो, तुम्हारा लगेज भी वहाँ पहुँच गया है। अभय ने उनसे कहा, अच्छा ठीक है अंकल, आज जब हम एयरपोर्ट आ रहे थे तब भी कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था, वो मैं आपको मिलूंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी मेरा दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। रवि ने कहा, तुम परेशान मत हो, जो भी बात होगी वो हम बाद में विस्तार से डिस्कस कर लेंगे, अभी तुम ठीक हो ये जानना बहुत जरूरी था। रमा मैडम तुम्हारी खबर सुनने के लिए बहुत व्याकुल हो रही थी, वैसे मैंने उनको कह दिया है कि तुम ठीक हो, लेकिन अब तुमसे मेरी बात हो गई है तो मैं भी निश्चिंत हो गया हूँ। अभय ने उनसे कहा, मैं आपसे दिल्ली पहुंचकर बात करता हूँ, अभी रखता हूँ। शिप्रा भी काफी परेशान हो रही थी। इतना कहने के बाद अभय पीछे मुड़ा, उसकी नजर कार की तरफ गई तो उसके हाथ से फोन छूट गया और वो जोर से चिल्लाया, शिप्रा! आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट में जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें मिस्टर अमीरजादा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।